हेलो एवरीवन, मैं मेहराज खान बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अरविंद शिक्षा द्वार में। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और सब बहुत अच्छे से अपनी स्टडी भी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मिलवाऊंगी मोहम्मद शहबाज आलम से। मोहम्मद शहबाज आलम का सिलेक्शन हुआ है इस बार बीएड में और जो है इनका थोड़ा इंट्रोडक्शन में दे दूं। मोहम्मद शहबाज आलम, रोल नंबर इनका 2145497, सब्जेक्ट था इनका इंग्लिश और इनकी जो रैंक रही है वो 9th रही है, रैंक 9th। तो बहुत बहुत मुबारक हो शहबाज, मेरी तरफ से आपको मुबारकबाद बहुत सारी। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हुआ है शहबाज का, तो मेरे स्टूडेंट रहे हैं इसलिए मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट पहले शहबाज को। तो कैसा लगा शहबाज? काफी अच्छा है, काफी अच्छा है। आप लोग भी बताएंगे कमेंट करके कैसा लगा आपको। बाकी मैं आपको बता दूं ये क्या है, ये डॉक्यूमेंट्स फोल्डर है और बाकी मैंने नहीं बताया था वीडियो में, डॉक्यूमेंट्स फोल्डर है और डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं। तो मेरी तरफ से तो मैंने कोशिश की है कि ऐसा गिफ्ट दिया जाए जो यूज हो सके। बाकी शहबाज बताएंगे कैसा लगा? काफी अच्छा प्यार है, काफी अच्छा है। यूज हो पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्यूमेंट्स रखिएगा, हमें भी अच्छा लगेगा यूज करेंगे तो। बाकी शहबाज थोड़ा सा मैं आपके बारे में जानना चाहूंगी कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बिहार का रहने वाला हूँ। बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है गया, मैं गया का ही रहने वाला हूँ। ठीक है, गया। और आपने ग्रेजुएशन भी वहीं से किया है या फिर एमयू से रहा है? नहीं, ग्रेजुएशन मैंने बिहार अपने बौद्ध की धरती से किया है। अच्छा। वो मगध यूनिवर्सिटी हमारी स्टेट यूनिवर्सिटी, मैंने वहाँ से अपनी ग्रेजुएशन फाइनल की। मगध यूनिवर्सिटी जी। मतलब आप एमयू के लिए एक्सटर्नल जी। तो काफी मुश्किल रहा होगा? हाँ, कहीं ना कहीं सफर काफी मुश्किल रहा ही है। लेकिन नामुमकिन तो नहीं है। आप खुद देखें कि मतलब शहबाज ने एक्सटर्नल होते हुए भी मैन कैंपस में ये बीएड कर रहे हैं। मैन कैंपस, कोई सेंटर नहीं है मुर्शिदाबाद या मलप्पुरम। इनका जो सिलेक्शन हुआ है वो मैन कैंपस में हुआ है। ठीक है, तो शहबाज आपका मीडियम क्या रहा था सब्जेक्ट? जैसे ग्रेजुएशन में इंग्लिश है तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई आपको मीडियम को लेके? प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन अगर बात करें हम अपनी बिहार मतलब एजुकेशन सिस्टम, वहाँ पे तो मेनली वो हिंदी मीडियम ही होता है। हिंदी मीडियम। लेकिन मैंने इंग्लिश से ग्रेजुएशन किया था तो और मैं प्रिपरेशन ऑलरेडी पहले से करा था, तो कहीं ना कहीं मतलब इंग्लिश ठीक हो गई थी हमारी। अच्छा, ठीक है। तो मतलब मैं अगर जानना चाहूँ कि आपका मीडियम जो था वो हिंदी था, है ना? मेरा 12th तक हिंदी मीडियम, 12th तक हिंदी था, फिर ग्रेजुएशन में इंग्लिश था, फिर उसके बाद में यहाँ पर अब जैसे अपनी स्टडी कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? मतलब या तो क्योंकि एंट्रेंस भी इंग्लिश में है और बाकी अपना एग्जाम वगैरह स्टडी करनी है, कुछ भी करना है वो इंग्लिश में ही है, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम तो फेस नहीं करनी पड़ रही है? नहीं, कोई ऐसे मुझे ऐसा अब तक कोई फील नहीं हुआ कि ऐसी कोई प्रॉब्लम है। और काफ़ी टीचर की अगर बात करें तो काफ़ी एक्सपर्ट हैं यहाँ के टीचर, प्रोफेसर। और पढ़ाने की जो अगर वे ऑफ स्टाइल बात करें टीचर की, काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे हैं। काफ़ी अच्छे हैं जी। तो इन्वायरमेंट काफ़ी कोऑपरेटिव है एमयू का। मतलब अगर मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करूँ तो कैसा माहौल है टीचर्स को लेके? देखिए, यहाँ पे अगर टीचर की बात करें तो ये काफ़ी टीचर जो है काफ़ी अच्छे हैं वो। और बच्चे और टीचर, प्रोफेसर और बच्चे के बीच की अगर ताल्लुकात करें, एक बाप बेटे की तरह है। मतलब काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत है। मतलब आपको अगर प्रॉब्लम होता है तो आप प्रोफेसर के चैम्बर पे जाएं, उनसे आप बोले कि सर ये प्रॉब्लम है, तो वो काफ़ी मतलब आपको बेसिकली वो बैठाते हैं अपने चैम्बर में और वो जो आपके प्रॉब्लम्स होते हैं वो प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करते हैं। और उसके बाद वो बेसिकली और ये भी बताते हैं साथ साथ उन बच्चों को यहाँ आप ऐसे मतलब कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप बिल्कुल कोई मतलब कि हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार का, आप बिल्कुल आ जाएं और बिना किसी डर के आएँ। और कहीं पे भी सिर्फ एजुकेशन से ही रिलेटेड नहीं, किसी भी किसी भी तरह की अगर प्रॉब्लम है तो आप शेयर करें। आप और सर काफ़ी कोऑपरेटिव होते हैं, सारे टीचर्स मैम कोऑपरेटिव होते हैं और आप बताते हैं कि हाँ अगर प्रॉब्लम है तो आप आएँ, हम आपके मसले को हल करेंगे जहाँ तक मुझसे पॉसिबल हो सकता है। अच्छा। और इवन वो कर देते हैं। अच्छा। हाँ, तो जैसा आप बिहार से यहाँ आए थे तो कुछ आपको ऐसा नहीं लगा कि नए हैं सारे प्रॉब्लम? हाँ, मुझे शुरू प्रॉब्लम हुआ था तो कुछ प्रोफेसर थे, मैंने उनसे कॉन्टैक्ट किया कि मेरी जो ये बुनियादी जो तालीम रही है वो तो हिंदी मीडियम से ही रही है और मैंने ग्रेजुएशन में आकर इंग्लिश। तो प्रोफेसर ने बताया कि ठीक है, आप थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको एडजस्ट होने में और उसके बाद आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा ठीक हो गया। वैसे मैंने जो स्कूलिंग मेरी जो हुई थी वो तो प्राइवेट स्कूल सीबीएसई बोर्ड से हुई थी। अच्छा। और 11-12 जो थी मेरी वो हिंदी मीडियम से रहा है। अच्छा। बिहार बोर्ड से रहा है और फिर ग्रेजुएशन में इंग्लिश ऑनर्स से कर लिया था। ठीक है, तो मतलब कहना चाहिए कि इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा है।
तो शहबाज, जैसे आपने स्टडी स्टार्ट करना शुरू किया, आपको ख्याल आया होगा कभी कि मुझे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना है, एमयू में जाना है, तो वो कब आया? ग्रेजुएशन करने के बाद आया, पहले आया? नहीं, ये चीज़ें मुझे ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में ही आया था कि मुझे ग्रेजुएशन के बाद बीएड करना है। बीएड करना है और एमयू से करना है? हाँ, एमयू से। मैंने और कहीं का फॉर्म भी नहीं डाला था। अच्छा। हाँ, मैंने सिर्फ एमयू का डाला था। तो ठीक है, फिर उसके बाद में मतलब स्टडी करने के लिए आपने कितना टाइम दिया स्टडी करने को? मैं 7 घंटा में दे देता था। 7? हाँ, मैं 2 शिफ्ट में पढ़ता था। अच्छा। एक मॉर्निंग में फजर की नमाज के बाद पढ़ लिया करता था, और फिर असर की नमाज हो जाने के बाद उसके बाद मैं थोड़ा सा टीचिंग एप्टीट्यूड का जो होता है वो नॉर्मली मैं ऐसे देख लिया करता था, ठीक है। और मगरिब के बाद में जो सीरियस पढ़ाई होती थी फिर। अच्छा। 11 बजे तक। और दिन में कहाँ? फजर की नमाज के बाद मैं बैठ जाता था 7:30 बजे। दिन का टाइम कहाँ जाता था? वो मैं स्कूल चले जाया करता था जी। तो शहबाज, जैसे मतलब आपने ये बताया कि दिन में कितने आप घंटे पढ़ते थे, मतलब आपने मंथ कितना दिया इसको पढ़ने में? ऑलमोस्ट मुझे लगता है 4 साढ़े 4 महीने मैंने दिया है। 4 साढ़े 4 जी। 2 तरह के बच्चे होते हैं, अगर मैं पूछूं शहबाज से, 2 तरह के बच्चे होते हैं जिनको थोड़ा सा कुछ क्लियर होता है, बेस क्लियर होता है, जैसे इंग्लिश उनकी अच्छी है या फिर रीजनिंग थोड़ी अच्छी है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 0/0 होते हैं सारी सब्जेक्ट में। तो अभी 2-2.5 महीना बचा हुआ है, तो इन दोनों तरह के बच्चे हैं, तो उनको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए? देखिए, सबसे पहले उन्हें ये समझना पड़ेगा कि उनका कौन सा सब्जेक्ट जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। जो सब्जेक्ट उनका स्ट्रांग है उनको और भी ज़्यादा वो स्ट्रांग करे, जो कि देखिए जो उनके पास जो सब्जेक्ट में वीक है वो तो है ही वीक। अब उसको उस लेवल तक लाने के लिए, स्ट्रांग बनाने के लिए उसमें ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़े। जो स्ट्रांग है वो तो स्ट्रांग हो जाएगा, 2-3 सब्जेक्ट अगर वो अच्छे से स्ट्रांग कर लेते हैं, और जो जिस सब्जेक्ट में वो वीक है उसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे, है ना। तो अगर उसमें आप वो 20-20 या 22-22 भी लाते हैं तो कहीं ना कहीं 60 मार्क्स 3 सब्जेक्ट में हो जाएगा। इससे 10-12 अगर लाते हैं तो 75 या 72 के प्लस में वो चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी पॉसिबिलिटी ये सिलेक्शन का बन जाता है। मतलब ये है कहने का कि जिस सब्जेक्ट में आपकी कमांड नहीं है ना, जो आपको बहुत अच्छे से नहीं आता, तो उसमें एक्सपर्ट बनने की जरूरत ना है। मतलब एक्सपर्ट बनने की जरूरत का मतलब एक्सपर्ट बनने की कोशिश ना करें, है ना। जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है उसमें और एक्सपर्ट बनने की कोशिश करें, वहां से कोई क्वेश्चन ना छूटे। तो ऐसे भी अगर आपकी 2 से 3 यूनिट हो जाती हैं तो बाकी यूनिट में एवरेज करके भी आप सिलेक्शन ले सकते हो। लेकिन अगर कोई यूनिट ऐसी है कि सभी में 0/0 है, तब तो मेहनत सब में ही करनी है। लेकिन अगर कोई ऐसी 2 यूनिट है जो आपकी ठीक है, उनको और स्ट्रॉन्ग करिए, और बाकी जो 2 यूनिट है उनको एवरेज भी रखिए, लेकिन बिलो एवरेज नहीं, अबव एवरेज जाना है, ठीक है। आपका सिलेक्शन इंशाल्लाह हो जाएगा। अभी 2-2.5 महीना है, थोड़ा ठीक से पढ़ेंगे तो हो जाएगा। बाकी शहबाज, जैसे इसमें अब आपने बता दिया स्टडी का आपका टाइम क्या रहा था, 4 से 5 महीने इन्होंने दिया था, लेकिन आपके पास भी टाइम है, आप भी कर सकते हो, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्या रोल है इसमें? वो तो मस्ट है ना, वो बहुत ज़रूरी है। बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए मुझे ऐसा नहीं लगता है मतलब कि आपको आइडिया मिल पाएगा। देखिए, किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लेना वो अच्छी बात है, लेकिन उसके लेवल का पता करना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो चूँकि इसलिए उससे ना आपका मतलब 30% 25% चीज़ें ऐसे क्लियर हो जाती है कि लेवल क्या है, पूछा क्या जाएगा, और हम किस लेवल तक अब मेरी प्रिपरेशन है ना। ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। लास्ट की अगर बात करें कि लास्ट में किस तरह से प्रिपरेशन मैंने किया था, तो देखिए, मैं ऑलरेडी पहले से मतलब प्रिपरेशन कर रहा था एसएससी से रिलेटेड। तो रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश की बात करें तो कहीं ना कहीं वो मेरा ठीक था, अच्छा था वो। तो लास्ट का जो 1-1.5 महीना जो रहा था उसमें मैं सबको टाइम देता था, 2 घंटा मैथ्स में मतलब रीजनिंग कंबाइंड रहता था। इंग्लिश को मैं फजर की नमाज के बाद वक्त देता था, वो वोकैबुलरी भी रहता था। मैथ भी किया था, छोड़ा नहीं था। मैंने सब मैथ भी आता है बच्चे, रीजनिंग के साथ 6 से 7 क्वेश्चन। जी। हाँ, और मतलब कि आपको डेली, अगर आपके पास वक्त है तो डेली आप एक पेपर PYQ लगाइए आप, ठीक है। और हफ्ते में या अल्टरनेट डे पे आप क्या करेंगे, आप अल्टरनेट डे पे कम से कम मॉक टेस्ट लगाइए। पूरे 4 सब्जेक्ट का ना लगाकर कम से कम एक दिन में एक सब्जेक्ट का या अल्टरनेट एक सब्जेक्ट का आप किसी दिन लगा लें। किसी दिन रीजनिंग का लगा लें, मैथ्स का लगा लें नेक्स्ट डे, उसके बाद इंग्लिश का लगा लें, ताकि आपको पता चल सके कि जो कुछ भी मैंने प्रिपरेशन किया है, कहाँ तक किया है, मैं कहाँ तक पहुँच पाया हूँ, है ना। इससे आपको पता चलेगा, आइडिया मिल जाएगा कि हाँ मेरा एवरेज क्या है ना, हम क्या सिलेक्शन
से कितने दूर रह गए, मुझे कितना एफर्ट्स और लगाने की आवश्यकता है। पीवाईक्यू से एक हेल्प और होती है कि आपको रिपीटेशन देखने को मिलेगा। हाँ बिल्कुल, कुछ क्वेश्चन सीधे सीधे रिपीट होते हैं जी। तो अगर एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन रिपीट हुए तो आपका प्लस पॉइंट ही रहेगा, है ना, पीवाईक्यू लगा के जाते हैं। बाकी इसमें जो सिलेबस आता है, टीचिंग एप्टीट्यूड आता है, करंट एजुकेशनल अफेयर्स आता है, तो सबसे पहले मैं, फिर रीजनिंग आता है, इंग्लिश आता है, तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि टीचिंग एप्टीट्यूड को आपने कैसे पढ़ा था, कैसे कवर किया था, उसका स्कोर आपके एग्जाम में आपका स्कोर क्या रहा? टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो वो आपने पहले यूट्यूब चैनल पे करवाया था, तो मैंने उसको देखा, पहले मैंने उसको समझ लेने के बाद उसके मैंने इवन नोट्स भी बनाया था। मैंने नोट्स बनाने के बाद मैंने वो आर.के. गुप्ता का जो दोनों बुक थे, एक न्यू वाली और एक अपडेटेड होकर जो आई थी, मैंने दोनों बुक को पढ़ा था। एक दिन में मैं 50 क्वेश्चन को करता था, है ना, और 50 क्वेश्चन करने के बाद हर 15 दिन पे एक बुक आई थिंक कंप्लीट हो जाया करता था। और एक साथ साथ मैं ये भी करता था कि मैंने मंडे टू सैटरडे पढ़ता, संडे को उसको ये कर लेता था, रिवीजन कर लिया करता था मैं। टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में बात कर रही थी, तो शहबाज बताओ कैसे, मतलब आपकी स्टडी देखिए टीचिंग, हाँ वो आपने पहले यूट्यूब पे अपने टीचिंग एप्टीट्यूड का वो पॉजिटिव निगेटिव वर्ड भी कराया था, तो मैंने वहाँ से किया था, उसका नोट्स मैंने बनाया था, ठीक है। और नोट्स बनाने के बाद मैं क्वेश्चन लगाना आर.के. गुप्ता से शुरू किया था। तो आर.के. गुप्ता के क्वेश्चन होते थे कि ज़्यादातर जो बीएड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो टीचर और स्टूडेंट के रिलेशनशिप से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। तो वो उसमें क्या होता है कि क्वेश्चन में ज़्यादातर जो 4 ऑप्शन होते हैं उसमें 2 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं, और 2 में जो कन्फ्यूज़न आता है वो पॉजिटिव निगेटिव वर्ड से आप एलिमिनेट कर लेते हैं। अब उसमें भी ध्यान ये रखना है कि क्वेश्चन जो होते हैं उसके जो ऑप्शन है उसमें 3 निगेटिव वर्ड होता है तो एक पॉजिटिव वर्ड होता है, तो आप ऐसे एलिमिनेट कर लेते हैं। दूसरा ये भी होता है कि 3 जो है पॉजिटिव, 1 निगेटिव है ना, एक ऑपोजिट क्वेश्चन भी आता है, 3 पॉजिटिव 1 निगेटिव, फिर एक 3 निगेटिव 1 पॉजिटिव, है ना, इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो 2 तरीके से तो क्वेश्चन को पहले समझने की क्वेश्चन पूछ क्या रहा है ना। आर.के. गुप्ता के मैं दोनों बुक लगाए थे। अच्छा, हाँ, तो मतलब ये कहना चाहिए कि जब टीचिंग एप्टीट्यूड का मैंने निगेटिव पॉजिटिव वर्ड्स कराए थे तो उससे आपको काफी हेल्प मिली। बिल्कुल। और उसके बाद में फिर आपने क्वेश्चन लगाए थे आर गुप्ता से, है ना? जी जी। तो आर गुप्ता की बुक आप ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आर गुप्ता की बुक में एक थोड़ा ध्यान रखना होगा, उसमें कहीं ना कहीं एरर भी देखने को मिलेगा, क्वेश्चन मिस्टेक मिलेगी आपको आंसर में, तो उसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं है बुक बेकार है, बुक बहुत अच्छी है, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, क्वेश्चन बहुत है उसमें, कंसेप्ट नहीं है, मतलब थ्योरी उसमें नहीं है, लेकिन क्वेश्चन का नंबर जो है वो काफी ज्यादा है, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। उसमें भी थोड़ा केयरफुल आपको रहना होगा, थोड़ा ध्यान रखना होगा, क्योंकि उसमें एरर भी है। यही जी बिल्कुल, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर जो है वो गलत दिए हुए, तो उसका ध्यान रखिएगा। बाकी फिर उसके बाद में मैंने कराया था यूट्यूब पे, है ना, जो कीवर्ड्स थे निगेटिव पॉजिटिव, तो मतलब कहना चाहिए कि उसी के बेस पे आपका टीचिंग एप्टीट्यूड हुआ। हाँ बिल्कुल, तैयारी वैसी हुई थी। जी जी। तो आपका स्कोर क्या रहा था टीचिंग एप्टीट्यूड? वैसे मेरे स्कोर की बात करें तो वो 22 से 22 था, लेकिन उसमें मैंने कुछ गलती भी किया था मैंने। अच्छा। तो उसमें मेरे दो मार्क्स हाँ गया था। अच्छा। और भी दूसरे सब्जेक्ट मिलाकर उसमें भी, अच्छा, मतलब कहना चाहिए कि 20 प्लस स्कोर था, काफी अच्छा स्कोर था टीचिंग एप्टीट्यूड में। तो बच्चों, मैं बोलना चाहूंगी आपको कि पहले जो मैंने यूट्यूब पे कराए थे निगेटिव पॉजिटिव वर्ड्स, तो वो फिलहाल मैंने प्राइवेट कर दी है किसी वजह से, वो मेरे चैनल पे फिलहाल नहीं है, वरना ट्रिक्स एंड टिप्स के नाम से वो वीडियोस थी। इस बार जो मैंने वो कराया है और अच्छे से कराया है, लेकिन मैंने अपने वो एप्लीकेशन पे कराया है, जो बच्चों ने बैच परचेस किया उन्हीं को कराया है, ठीक है। तो बात की बात है क्या क्यों किया, कैसे किया। बाकी शहबाज फिर उसमें आ जाते हैं करंट एजुकेशनल अफेयर्स। काफी प्रॉब्लम बच्चों को होती है, एक ऐसा यूनिट जो मतलब जिसका कंटेंट ही मार्केट में नहीं है, तो वो कैसे आपने कवर किया था? वो तो मैंने आपके नोट्स मंगवा लिए थे, है ना, वो तो नोट्स आए थे, तो उसमें 3-4 बुक थे, वो 4 थे उसमें, एक एजुकेशनल बॉडी, और वो एक ये था गवर्नमेंट स्कीम था, और तीसरा जो था एक एमसीक्यू था, और एक जो एमसीक्यू जिस बेस पे बना हुआ था उससे रिलेटेड उसका पूरा एक्सप्लेनेशन था। तो मैं, हाँ मंथ वाइज था जी। तो मैंने एजुकेशनल एजेंसी और ये स्कीम का मैं शॉर्ट नोट्स बना लिया था। अच्छा। दोनों को मिलाकर मैं ऑलमोस्ट 4 पेजेस में मैंने बना दिया था। मैंने क्वेश्चन को पहले, हाँ क्विक रिवीजन के लिए मैंने
वो जो भी नोट्स थे तो उसको मैंने अब PYQ को सबसे पहले मैंने एनालाइज किया, क्वेश्चन आते कहाँ से और किस लेवल का आता, पूछता क्या है उसमें, एस्टेब्लिशमेंट, चेयरमैन, चेयरपर्सन, फुल फॉर्म। वो तो नोट्स में भी मेंशन, नोट्स में भी वो क्वेश्चन मैंने मेंशन किए वो तो थे, काफी डिटेल एक्सप्लेनेशन था, लेकिन मैंने उसको अपनी जरूरत के मुताबिक मैंने उससे बना लिया था, है ना, ताकि मुझे कम समय में ज्यादा से ज्यादा हो नोट्स में जाए। जैसे यूजीसी अगर डिटेल्स में है तो उसके बाद में उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जी। बीएड और एमएड में दोनों मैंने उसमें मेंशन किए थे, तो एग्जाम के टाइम पे वो भी काफी हेल्पफुल रहा होगा। और जो आपका एक्सप्लेनेशन था वो नोट्स में, तो उसको मैंने पढ़ा और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन थे जनवरी पढ़ा, तो मैं जनवरी का PYQ लगाता था। उसमें क्या स्कोर रहा था एग्जाम में? एग्जाम में उसमें मेरा 19 या 18 ऐसा कुछ है। 1980 जी जी, मतलब हाँ, मैंने उसमें से अगर बात करूँ तो करेंट अफेयर्स में मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़ा भी था मैंने। अच्छा, तो अब उसके बाद में फिर चलिए करंट एजुकेशनल अफेयर जो शहबाज ने कवर किया था वो नोट से किया था, कंप्लीट नोट्स था जी, ठीक है। उसके बाद में जो है कुछ PDF भी भेजी गई थी, जी हाँ, मेरी तरफ से वो कंप्लीट था, तो स्कोर भी अच्छा हुआ। आप भी ले सकते हो, इस बार भी अवेलेबल है, इस बार तो और भी कंटेंट उसमें ऐड किया है जो कि इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। अब शहबाज मैं बात करूं रीजनिंग और इंग्लिश की, तो उसमें स्कोर क्या रहा और कैसे उसकी स्टडी आपने की? देखिए, रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग मैंने RS अग्रवाल और पीयूष गोयल की बुक से किया था। हाँ, कुछ जो चैप्टर्स जो थे RS अग्रवाल के मैंने उससे किया था, और बाद में मुझे पीयूष गोयल की बुक जो मिली थी, मैंने उस पीयूष गोयल की बुक को मैंने ये किया था, परचेस किया था। तो उसमें मैंने ये देखा था उस बुक में कि वो क्वेश्चन जो होते हैं वो कॉन्सेप्ट को काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी समझाया गया था। मतलब कि आप लेंदी क्वेश्चन को कैसे शॉर्ट टाइम में कर लेते हैं, बहुत अच्छे से इसमें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ। तो मैंने जब RS अग्रवाल पढ़ लिया, उसके बाद जब मैंने वो बनाया तो मुझे जो RS अग्रवाल में जितना टाइम लगता था उससे कम समय लगने लगा। पीयूष गोयल की, हाँ, बहुत अच्छे से उसमें एक्सप्लेनेशन आप भी पढ़ सकते हो। RS अग्रवाल को तो मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि काफी मोटे बुक है और आपके पास इतना टाइम नहीं है। फिलहाल आप लूसेंट की ले सकते हो, आर्यन की भी ले सकते हो, या फिर पीयूष गोयल की भी आप ले सकते हो। या किसी बुक का प्रमोशन नहीं चल रहा है, बस ये बताया जा रहा है जो भी शहबाज ने पढ़ा, जहां से पढ़ा, ठीक है। फिर इंग्लिश की मैं बात करूँ तो इंग्लिश मैंने वो इंग्लिश वोकैबुलरी की बात करूँ तो इंग्लिश वोकैबुलरी जो है मैं बुक यूट्यूब चैनल से भी किया है, और क्रिस्टोफर की बुक आती है। अच्छा, मैंने उससे किया था। इसमें वो PYQ था, वो SSC लेवल का। तो जी जी, वो मैंने वही किया था। और बात करें ग्रामर की, तो ग्रामर मैंने ऑलरेडी पहले पढ़ रखा था किसी टीचर से, तो मैंने उसका नोट्स बना रखा था। और लूसेंट की बुक से मैं प्रैक्टिस करता था, और नीतू सिंह की मैम की बुक को प्रैक्टिस करता, नोट्स पढ़ता, प्रैक्टिस उससे करता। अच्छा, बुक से करता मैं नोट्स। हाँ, मतलब शहबाज के पास कोई एक बुक नहीं रही है ना, हार्ड वर्क किया है शहबाज, नो डाउट बहुत अच्छे से पढ़ा है, इसीलिए एक्सटर्नल होते हुए भी मैन कैंपस से आके ये BEd कर रहे हैं। तो आप भी कर सकते हो, शहबाज कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। अच्छे से पढ़िए, 2.5 महीने आपके पास है, बहुत सारी बुक तो नहीं परचेज करनी है इस टाइम पे, जो इम्पोर्टेंट है, जो मस्ट है, जैसे PYQ करना ही करना है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसका कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, तो PYQ तो करना ही है, ठीक है। रिपीटेशन होगा, आपको लेवल पता चलेगा, है ना, और कितना आपका स्कोर हो रहा है ये भी आपको पता चलेगा, तो ये PYQ लगाने मस्ट है। रीजनिंग के जैसे शहबाज ने बोला कि पीयूष गोयल ले सकते हो। इंग्लिश के लिए कोई बुक जैसे नीतू मैम की बुक है, या फिर और मार्केट में जैसा अगर मैं सेल्फ स्टडी करने वाले बच्चों की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पर किसी कोचिंग वाले बच्चे की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कोचिंग वाले के लिए पास तो कंटेंट कोचिंग वाले देते ही है। तो सेल्फ स्टडी करने वाले बच्चों को आप क्या बोलोगे? देखिए, लूसेंट की और नीतू मैम की अगर बुक की बात हम करें तो लूसेंट में रूल बहुत ज्यादा दिए हुए हैं। लूसेंट में रूल, हाँ, तो बच्चे क्या, मतलब कि हमने भी जब पढ़ा तो मुझे थोड़ा सा नर्वसनेस फील हो रहा था, मुझे इतने सारे रूल हैं। तो मैंने सबसे पहले क्वेश्चन को PYQ को मैंने देखा था, इसमें पूछ क्या रहा है और कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, और किसका सबसे ज्यादा मतलब वेटेज है क्वेश्चन का। मैं उस चैप्टर को फिर अपने नोट्स से पढ़ा, जो मैंने नोट्स बनाया हुआ था ऑलरेडी, SSC की प्रिपरेशन कर रहा था, मैंने उस नोट से पढ़ लिया। और जो मैंने प्रैक्टिस जो किया है वो लूसेंट से किया है। हाँ, नीतू सिंह की बुक से भी किया है, लेकिन उसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं होते थे, 50 क्वेश्चन होते थे, इससे ज्यादा नहीं होते थे ऑलमोस्ट। अच्छा, ओवरऑल क्या आपका स्कोर रहा था एंट्रेंस में? हाँ, एंट्रेंस में तो 70 रहा था, लेकिन 70? हाँ, उसमें कुछ जो बाद में करेक्शन होकर जो आंसर आए थे तो उसमें मेरे 2-3 घट गए थे। अच्छा, 67 हो गया। हाँ, 70 था ना? हाँ जी जी, 67 हो गया।
मतलब आप लोगों को अब ये अंदाजा हो कुछ गया सही होगा भी हुए मैं- थे उसमें से, फिर घटे थे तो बढ़े भी थे। अच्छा तो मतलब मैं कहना चाहूंगी आप लोगों से कि जैसे मैंने और भी इंटरव्यूज लिए हैं, किसी का भी स्कोर 60 से कम नहीं रहा है। अगर 60 से कम रहा है तो उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। रहा तो बहुत सारे बच्चों का होगा, लेकिन 60 से कम वाले बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, तो आपको कम से कम 65 प्लस करना ही होगा सिलेक्शन के लिए। इंटरनल बच्चों की मैं बात कर रही हूँ, एक्सटर्नल बच्चों को फिर 5 नंबर और ज्यादा लाने, कम से कम 70 करना होगा अगर मैन कैंपस से आपको बीएड करना है तो। ठीक है, वो चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, चाहे इंग्लिश, वो सीट के हिसाब से, जैसे किसी में 13 है, किसी में 2। कॉमर्स की तो जो है कट ऑफ और भी हाई चली जाती है क्योंकि सीट सिर्फ 2 है। तो आपको कम से कम 70 स्कोर करना होगा अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। ठीक है, और 70 के लिए सारे ही यूनिट आपको पढ़ने होंगे, चाहे वो इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, करंट एजुकेशनल अफेयर्स हो, या फिर वो टीचिंग एप्टीट्यूड हो। ये हो सकता है कि किसी पे कम फोकस करें, किसी पे ज्यादा फोकस होना चाहिए, है ना। कोई आपकी एकदम स्ट्रॉन्ग यूनिट है तो कोई लीस्ट इंपोर्टेंट भी आपकी हो सकती है, या मतलब कम आपने पढ़ा हो तो भी चल सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि सारे ही यूनिट आपने कम पढ़े हो और आप एग्जाम देने चले गए। एग्जाम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, सिलेक्शन के लिए 70 प्लस अपना स्कोर करना ही होगा, यही शहबाज ने बोला है। इससे पहले जितने भी इंटरव्यू मैंने लिए हैं उन्होंने भी यही बोला है कि हम लोग उनका अगर इंटरनल है तो 65 के अराउंड हुआ है, एक्सटर्नल है तो 70 प्लस भी गया है ना। तो बाकी शहबाज, बाकी इस टाइम पे इनको क्या टिप्स देना चाहेंगे कि इनको पढ़ना कैसे चाहिए फिलहाल, क्योंकि 2.5 महीने एग्जाम जैसे अभी फॉर्म आउट होने जा रहा है, तो मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड का तो बच्चों आपके पास कंटेंट की अगर मैं बात करूं तो मार्केट में जो कंटेंट है उसका कोई स्पेशल बुक बीएड के एंट्रेंस के लिए नहीं है। ठीक है, अगर यूट्यूब पे जाओगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा नेट लेवल का। नेट के लिए पढ़ाया गया टीचिंग एप्टीट्यूड आपके लिए काम का नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत थ्योरीज भी पढ़ाई जाती है जो कि बीएड एंट्रेंस में नहीं आता। बीएड करने के बाद आप प्रोफेसर नहीं बनते, सिर्फ क्या बनते हो, टीचर। किसी स्कूल में, कॉलेज में, इंटर कॉलेज में टीचर बनते हो तो बच्चे क्या होते हैं, छोटे होते हैं, और प्रोफेसर जो पढ़ाता है वो बड़े बच्चों को पढ़ाता है। तो उसका जो है मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड आपसे अगर पूछा जा रहा है बीएड में तो यही है कि टीचर बन के आप बच्चों को कैसे हैंडल करोगे। प्रोफेसर के लिए पढ़ाया जा रहा है तो टीचिंग एप्टीट्यूड उसके लिए अलग हो जाता है, क्योंकि उसके स्कूल में, उसके मतलब प्रोफेसर के कॉलेज में कोई बच्चा लंच बॉक्स चोरी नहीं करेगा, और आप जब टीचर बनोगे बीएड करके तो आपकी क्लास में जरूर बच्चा लंच चोरी कर सकता है, उसको कैसे हैंडल करोगे। तो आपका अलग हो जाता है और उनका वे अलग हो जाता है। इसलिए नेट के लिए अगर किसी ने टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाया है वो आपके काम का नहीं है। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने भी 3 टाइम्स नेट क्वालिफाई किया हुआ है। ठीक है, और बीएड के लिए पढ़ा रही हूँ, पढ़ा भी है। तो इसकी आपको ध्यान रखना है कि किसी यूट्यूब चैनल पर आपने बहुत सारे वीडियो आप चले जाओ कि टीचिंग एप्टीट्यूड मेरा हो जाएगा, नहीं होगा। इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आपको प्रीवियस क्वेश्चन लगाने हैं। मैंने भी उसका सॉल्यूशन डाल रखा है, बहुत अच्छे से सॉल्यूशन कराया है, वहां आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कीवर्ड मुझे प्राइवेट करने पड़ी, जो भी थी वीडियोस थी मेरी ट्रिक्स एंड टिप्स के नाम से, कुछ था जो भी था मैंने प्राइवेट कर दिया है। बाकी करंट एजुकेशनल अफेयर्स जो है आपके पास ऑप्शन है कि वो आप जो है नोट्स ले लें, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। या तो खुद आप गूगल से सारे जो टॉपिक है गूगल करिए, उनका जो है फिर उनका इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिए, टाइम बहुत लग जाएगा, आपके पास इतना टाइम नहीं है। ठीक है, बाकी शहबाज इस टाइम पे कुछ स्पेशल टिप्स इन बच्चों के लिए कि मोटिवेशन लेवल इनका ना गिरे, क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो इस टाइम के अकॉर्डिंग इन बच्चों को शॉर्टकट से कैसे जाना चाहिए। शॉर्टकट्स की बात अगर की जाए तो देखिए, अब इतना वक्त इनके पास नहीं है कि ये हर चैप्टर को कंप्लीट करें, और वो भी डेप्थ में। हाँ, अब ये मिसलेनियस क्वेश्चन को मिसलेनियस, हाँ, मिसलेनियस क्वेश्चन पे फोकस करें, और उन मिसलेनियस पे भी ध्यान ये रखें कि जो क्वेश्चन आता है एक बार कम से कम 2-4 साल का क्वेश्चन पेपर को एनालाइज कर लें और मिसलेनियस पे डायरेक्ट किए जाएं। हाँ, और मिसलेनियस में उन क्वेश्चन को ये सॉल्व करें जो क्वेश्चन नहीं आता है, इन द सेंस मतलब कि जो क्वेश्चन पूछे नहीं जाते उनको स्किप कर दें, है ना। ठीक है, ये तो पहला तरीका इनका ये है। बहुत सारे बच्चे की मतलब जो गलती ज़्यादातर ये करते हैं कि वोकैबुलरी पे वो बहुत ज़्यादा वक्त देते थे, घंटों वक्त देते थे, क्योंकि वो एक समुंदर है। वोकैब वैसे ही है जैसे एसएसटी, सोशल साइंस, जीके, जीएस, कहाँ से पूछ लेगा कुछ। हाँ, तो उस पर वक्त ज़्यादा ना दें। मान लेते हैं कि 2-4 क्वेश्चन आते हैं तो आपके पास 94 मार्क्स हैं वोकैबुलरी को छोड़कर, तो 94 मार्क्स को, और ये
आप कम से कम उसको तो मतलब प्राप्त कर रहे हैं ना, क्यों आप वोकैबुलरी के पीछे पड़े रहते हैं 2 घंटा 1 घंटा दे रहे हैं? कम से कम उसको तो करिए जो आपके हाथ में है। हाँ। मैं यहाँ पर ये भी बोलूंगी कि अगर वोकैब आप नहीं पढ़ते हो तो भी आपका हो सकता है, उसकी जगह आप मैथमेटिक्स पढ़ सकते हो, क्योंकि मैथमेटिक्स एक बार आपने अगर पढ़ा है और वहां से 6-7 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो कैलकुलेशन करके आप कहीं ना कहीं आंसर निकाल लोगे। लेकिन अगर वोकैब ऐसा पूछ रहे हैं जो आपने कभी नहीं पढ़ा, उसका आंसर आप थिंक भी करोगे, रात और दिन करोगे तो आपको नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं। मैथ में कैलकुलेशन करके आंसर कहीं ना कहीं आप ला सकते हो। तो बाकी तो मैथमेटिक्स भी ऐसा है कि उसमें भी अच्छा खासा टाइम जाता है। फिलहाल रीजनिंग पे आपको फोकस करना चाहिए, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आते ही है। और उसके बाद में टीचिंग एप्टीट्यूड ऐसा आपको यूनिट है कि इसमें 100% आप स्कोर कर सकते हो, वो भी कम टाइम में, है ना। अभी लास्ट टाइम में PYQ लगाए हैं, मिसलेनियस क्वेश्चन करें आप, रीजनिंग का, मैथ्स का, इंग्लिश का। इंग्लिश की अगर बात करें तो इंग्लिश लूसेंट ले लें और प्रैक्टिस जो है वो करें, वो ठीक है लूसेंट से। और करेंट अफेयर्स की बात करें तो आपने प्रोवाइड करवाया जो नोट्स, उससे करें काफ़ी है। और शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाओ। शॉर्ट नोट्स अगर बनाएंगे तो आपको बहुत टाइम जो है वो सेव करेगा, वो टाइम बहुत बचाता है और आपका क्वैक रिवीजन करने का मतलब बहुत कुछ हो जाता है। आप जो अगर शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते हैं, जिस चैप्टर को अगर आप 2 दिन में कंप्लीट करेंगे तो आप पूरे बुक्स की अगर बात करें, नोट्स अगर शॉर्ट नोट्स बनाया है तो पूरे कंप्लीट नोट्स को आप कम से कम 2-3 दिन में, एटलीस्ट 3 दिन में तो कंप्लीट कर लेंगे। एजुकेशनल बॉडी की बात कर रहे हैं, हाँ बॉडी और स्कीम्स की बात कर रहे हैं, हाँ पढ़ना ही मस्ट है जी। और बहुत डेप्थ में ना जाए, एस्टैब्लिश ईयर, उसका लोगो, उसका मोटो, है ना, चेयरपर्सन, हेडक्वार्टर, फुल फॉर्म क्या है, हेडक्वार्टर कहाँ है जी। तो फिलहाल आपके पास टाइम, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हो अगर आप हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों करने की जरूरत है आपको, ठीक है। लास्ट में मॉक टेस्ट भी लगा लें। हाँ, अभी आपके पास वक्त है, कम से कम वीकली मॉक टेस्ट जरूर लगाएं। PYQ को तो आप बनाना मस्ट है कि आप उसको डेली करें। आप हम टेस्ट सीरीज भी लेकर आएंगे, जैसे फॉर्म आउट हो जाएगा तो एग्जाम से 1 महीना पहले आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज अपना टाइम देने के लिए, और मतलब दुआएं हैं आपके लिए कि जैसा आपने सिलेक्शन लिया और बिहार से यहाँ आना एक्सटर्नल बच्चे का कोई छोटी बात नहीं होती है ना। उसके बाद में यहाँ पर, अच्छा मैं पूछना चाहूंगी शहबाज, यहाँ हॉस्टल में रह रहे हो, है ना। अब तक जो मैंने इंटरव्यू लिए हैं वो लड़कियों के लिए, क्योंकि उसी हॉल में मैं भी रहती हूँ तो मुझे पता है। लेकिन यहाँ लड़कों का हॉस्टल में खाना कैसा रहता है और उनका चार्ज क्या रहता है? अगर बच्चे लड़के अगर कोई ये वीडियो देख रहे हैं, वो आना चाह रहे हैं, तो उनको क्या ऐसा मिलेगा कि बाहर तो नहीं रहना पड़ेगा, हॉस्टल मिलेगा, हॉस्टल के चार्ज क्या रहेगा, ये सब इन्वायरमेंट क्या है? मुझे तो अलॉटमेंट जो हुआ है वो मैं VM हॉल में रह रहा हूँ, और मेस की बात करें डाइनिंग की तो वो आपको स्लीप 1400 का करता है। 1400 जिसमें हाँ 1400 का होता है, और उसमें वो ऐड करवा लेते, 200 और ऐड कर लेते तो 1 महीना का कंप्लीट वो हो जाता है आपका। अच्छा, मतलब 1400 प्लस 200 1600। हाँ 1600। क्या क्या फैसिलिटी रहती है इसमें? इसमें सारी चीज़ें रहता है, वेज नॉन वेज में सारी चीज़ें आपको मिलता है उसमें, ब्रेड बटर मतलब इवन सारी चीज़ें आपको जो एक मतलब आप बहुत अच्छे से डाइनिंग में सारी चीज़ें मिल जाती है जो आप खोजते हैं। अच्छा, हाँ सारी चीज़ें मिल जाती हैं। उसमें धोबी चार्ज वगैरह सब इंक्लूड है? जी जी 1600 में। जी जी, मतलब जैसे बैंड में हमारे हॉल में, मतलब लड़कियों के हॉल में 1500 है, लड़कों के हॉल में वही 1600 है, 100 का फर्क है। बाकी फैसिलिटी खाना वाना सब ठीक रहता है। हाँ, और हॉस्टल भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा है, पार्किंग है, प्लेग्राउंड है, वॉलीबॉल का, क्रिकेट का, फुटबॉल का, बैडमिंटन का, सारी चीज़ का है। और इवन जिम की बात करें, जिम भी है वहाँ पे, मतलब सारी चीज़ें हैं वहाँ पे, किसी कैंटीन है ना। आप रीडिंग रूम है, पर्सनल आपका हर हॉल में एक रीडिंग रूम मिलेगा, और काफ़ी अच्छे से डेकोरेटेड है वो रीडिंग रूम। 24 आवर आपका खुला रहता है रीडिंग रूम। अच्छा, जैसे एक्सटर्नल में शहबाज, तो यहाँ ऐसा नहीं किसी को जानते थे वहाँ रहना शुरू कर दिया, मतलब हॉस्टल मिला स्टार्टिंग में ही? हाँ, मुझे कुछ दिन बाहर तो नहीं रहना पड़ा? नहीं, बाहर तो नहीं रहते, लेकिन कुछ दिन तक अपने दोस्त के साथ रहते, उसके बाद मुझे मिल गया था। अच्छा, तो हॉस्टल की यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो लड़की हो या फिर लड़का हो, तो आप सोच सकते हैं MU के बारे में, आने की सोच सकते हैं, पढ़ने की सोच सकते हैं। बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, पढ़ाई का माहौल है। अब जैसे शहबाज ने बताया BEd कर रहे हैं, तो यहाँ के प्रोफेसर भी काफी कोऑपरेटिव है ना। तो बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज, अच्छा लगा मिलके, मतलब सारी बातें शेयर की। मुझे सारी चीजें पता होती हैं ऑलमोस्ट, हालांकि हॉस्टल के बारे में तो मुझे नहीं पता क्या कैसे क्या मिलता है।
लेकिन पढ़ाई के बारे में मुझे ऑलमोस्ट पता होता है। लेकिन मैं खुद नहीं बोलती, आपके सामने मैं बच्चों को लेकर आती हूँ जिसका सिलेक्शन हुआ है, कि वो खुद बताएं, अपना एक्सपीरियंस बताएं, अच्छा है बुरा है जो भी है, कैसे पढ़ाई की, ये सब रखें और एक ऑनेस्ट मतलब ऑनेस्टली बताएं। ऐसा नहीं है कि मेरे यहाँ से पढ़ा पर यही पढ़ा और हो गया सिलेक्शन, ऐसा नहीं। जहां से भी पढ़ा, जैसे भी पढ़ा, वो सब शेयर करें ताकि आपको पता चल सके और कट ऑफ के बारे में आपको पता चल सके। अलग अलग सब्जेक्ट की जारी नहीं होती है यहाँ पर कट ऑफ, लेकिन जब बच्चे शेयर करते हैं उनका जो है स्कोर इतना रहा था, उनको मेन कैंपस मिला या फिर सेंटर मिला, आपको एक आइडिया हो जाता है। आइडिया यही है कि आपको 70 प्लस करना होगा अब अगर आप एक्सटर्नल है तो, ठीक है। एक तो क्वेश्चन ऊपर नीचे या फिर वो एग्जाम के लेवल पे भी जो है डिपेंड करता है। तो शहबाज बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बाकी बच्चों में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी अपने मतलब बैच के बारे में। तो शहबाज अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपने जो है सेल्फ स्टडी की है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप जानना चाह रहे हैं कि मतलब आपके पास अगर कोई कंटेंट ऐसा नहीं है, करंट एजुकेशनल अफेयर्स को लेकर अगर आप परेशान हैं, फिर टीचिंग एप्टीट्यूड को लेकर आप परेशान है, या फिर इंग्लिश को या फिर रीजनिंग को, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा बैच भी चल रहा है और कैसे चल रहा है मैं आपको दिखा दूँ इसके बारे में थोड़ा। ये हमारे सिलेक्शन रहे हैं इस बार के, जो मैंने इससे पहले भी बात की थी, वैजा को आपने देखा होगा, इंटरव्यू आ चुका है। उमैमा रफीक अभी आनी बाकी हैं, उनका इंटरव्यू लेंगे। सैयम कुमार भी आएंगे, वासिया हसन खान भी आएंगे, मोहम्मद अल्ताफ भी आएंगे। साइमा तबस्सुम का मैंने इंटरव्यू ले लिया है, आप लोगों ने सुन लिया होगा। शहबाज आलम अभी यही थे आपके सामने, और हुमेरा खातून ये हालांकि चेन्नई में है, तो ये यहाँ पर आके तो इंटरव्यू नहीं देंगी। इनकी फाइल जो इनका गिफ्ट था वो भी हमने वहीं पे भेज दिया चेन्नई में, ठीक है। सना रहमानी जो बीएड कर रही हैं वो सेंटर से कर रही है मुर्शिदाबाद, तो इनकी फाइल हमने जो मतलब इनका डॉक्यूमेंट्स फोल्डर था, इनका जो गिफ्ट था हमने वहीं भेज दिया है, ठीक है। तो मोहम्मद जैद का भी गिफ्ट हमने इनके घर पे भेजा है, क्योंकि वो यहाँ के नहीं, यहाँ मैन कैंपस से नहीं कर रहे हैं तो बच्चा यहाँ नहीं आ सकता, ठीक है। जिशान की मैं बात करूँ, इनकी मोहम्मद जैद की वीडियो भी उस पर अपलोड है, यूट्यूब पे देख सकते हो। मोहम्मद जिशान का मैंने इंटरव्यू लिया था सेंटर पे, ये मुर्शिदाबाद से कर रहे हैं, यहाँ आए हुए थे, तो इंटरव्यू आप लोगों ने वो देख लिया होगा। और शगुफ्ता परवीन है, सना तबस्सुम में इससे लास्ट ईयर सिलेक्शन हुआ था, उनका इंटरव्यू हम जल्दी लेकर आएंगे। बाकी की मैं बात करूं तो ये हमारा बैच है जो कि कलाम बैच, एमयू बीएड ये एमयू बीएड जो बीएड बीएससी बीएड है, तो इसमें अगर कोई आपका छोटा भाई बहन है तो आप इसमें इनरोल करा सकते हैं। इसका हमारा बैच चल रहा है, लाइव बैच। इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, टीचिंग एप्टीट्यूड हो, या फिर करंट एजुकेशन, इसमें जो आता है वो जीके और जीएस आता है, इसमें करंट एजुकेशनल अफेयर्स नहीं आता, जो बीए बीएड बीएससी बीएड है। तो इसके नोट्स हम आपको भेजेंगे घर पे, जो भी बच्चा इनरोल होगा। बाकी बीएड का भी बैच चल रहा है, लाइव बैच चल रहा है, नोट्स आपको घर पे भेजा जाएगा, हार्ड कॉपी में भेजा जाएगा, ठीक है। और अगर आप बैच ज्वाइन करेंगे तो आपको क्या करना है, इसमें बाकी भी चल रहे हैं, जामिया बीएड का भी चल रहा है, जामिया डीएलएड का भी बैच चल रहा है, और आप एक बैच ले सकते हैं जिसमें एमयू और जामिया दोनों को कवर किया जा रहा है एक ही बैच में, जो कॉम्बो बैच के नाम से कलाम बैच। ये सारा आपको मिल जाएगा हमारा एलुरिंग शिक्षा द्वार का जो मतलब प्ले स्टोर है, वहां जाइएगा, एलुरिंग शिक्षा द्वार का एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है, और वहां पर सारे आपको ये फोल्डर मिल जाएंगे जो है बैच के। तो आप कोई सा भी बैच परचेस कर सकते हैं जिसकी आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर आप ये बैच परचेस करते हैं तो आपको जो है इसमें डिस्काउंट भी मिलेगा। डिस्काउंट कैसे मिलेगा, आप यहाँ पर कलाम 10 करके आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो सब पे आपको 500 का ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। 500 का ऑफ मिलेगा। जैसे 6999 का ये बैच है डीएलएड का, तो आपको यहाँ पर पहली बात तो ये इतने ऑफर चल रहा है, तो आप इतने में परचेस करेंगे, मतलब 6000 में 500 का और ऑफ मिल जाएगा अगर आप कलाम 10 करके कूपन कोड अप्लाई करेंगे। सारे ही जो है कोर्सेज पे ये अप्लाई होगा, कूपन कोड 500 का ऑफ हर कोर्स पर आपको मिलेगा, ठीक है। तो कैसे लेना है आपको ये मैंने बता दिया, ये सारी फीस है, उसमें ऑफर भी है और 500 का ऑफ भी है। कहाँ कैसे ले सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, और आपको फिर इस पर नोट्स भी मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि जो है हमें बैच नहीं लेना है, नोट्स भी ले सकते हैं, ठीक है, नोट्स भी ले सकते हैं। नोट्स का जो प्राइस है वो 1499 है, ठीक है, 1499 है।
कैसे लेंगे? मेरा नंबर है 6395340524, ठीक है, इस पर कांटेक्ट करिएगा। और आपको यहाँ पर पेमेंट करना है, स्लिप सेंड करनी है और नोट्स जो है आपके घर पे भेज दिया जाएगा, ठीक है। नोट्स में क्या क्या मिलेगा? नोट्स में टीचिंग एप्टीट्यूड का कंप्लीट नोट्स है, वोकैब जो कि इंपॉर्टेंट वोकैब है जो पूछी जाती है एमयू में, सारे एंट्रेंस जितने भी हुए हैं एमयू में जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है वहां से फिल्टर आउट किया गया है वोकैब, तो उसका कलेक्शन आपको मिलेगा ईयर वाइज और सब जो है जिस एग्जाम में पूछी गई है तो एग्जाम वाइज, ठीक है। उसके साथ साथ हम आपको दे रहे हैं नोट्स में टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, ठीक है, इसके साथ वोकैब हो गया, और इसके साथ हम दे रहे हैं आपको करंट एजुकेशनल अफेयर्स कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद में आपको कहीं भी मार्केट में कुछ भी परचेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह, ठीक है। जामिया की अगर मैं बात करूं, जामिया के भी हम नोट्स दे रहे हैं, तो जामिया में जैसा आपको पता है कि लैंग्वेज पूछा जाता है ना, तो लैंग्वेज भी आपको मिल जाएगा। हालांकि ये लैंग्वेज और या फिर जामिया का जो भी कंटेंट है वो सिर्फ उन्हीं बच्चों को जाएगा जो कि हमारा बैच परचेस करेंगे, ठीक है। और नोट्स अगर लेते हैं तो नोट्स उसके बीएड के लिए, एमयू के लिए तो अलग से आप नोट्स भी ले सकते हैं, वो अलग से भी अवेलेबल हैं। लेकिन अगर आप नोट्स लेते हैं तो आपको अलग से पे करना होगा 1500। लेकिन अगर आप बैच ज्वाइन करते हैं तो बैच के आपको जितनी भी फीस है वही पे करनी है, बैच की फीस पे करनी है, उसमें जो नोट्स रहेगा वो फ्री रहेगा, हम आपको उसमें फ्री देंगे, फ्री अवेलेबल कराएंगे अगर आप बैच परचेस करते हैं तो, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से इंफॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए, और मैंने कोशिश की शहबाज से हर वो पॉइंट पूछने की जिससे आपको थोड़ा सा भी अगर फायदा हुआ हो तो बहुत खुशी होगी, मुझे भी खुशी होगी कि आप लोगों की मैं थोड़ी हेल्प कर पाई। तो आप अगर प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं एमयू की या फिर जामिया की, तो बच्चे अब टाइम नहीं है बहुत ज़्यादा सोचने का, अब स्टार्ट करिए। कहीं अगर प्रॉब्लम आ रही है तो मेरा नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।